मैंने ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर के कल 19 तक बताया था, 15 छोड़ करके 15 चूंकि परसों को बताया है ना। किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ देखिएगा अनुपात लिखते हैं तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिखते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बाटा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr² बाटा आधार का क्षेत्रफल का होता है πr²। देख रहे हैं ना, तो ये πr² से πr² क्या हो जाएगा, कट जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1, आपको आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, तो कौन कीजिए। देखिएगा उस गोले का आयतन ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 cm²। तो अब मेरे कहने का मकसद है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय, हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो 154 है, बराबर हो जाएगा 4π कितना जाएगा r²। ये हो जाएगा आपको 4 गुणे 22/7 गुणे का हो जाएगा 154। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग गुणा कर देंगे। 154 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 22 गुणे का हो जाएगा r²। तो हो जाएगा 154 गुणे 7 बट्टा में हो जाएगा 4 गुणे कितना 22 बराबर कितना हो जाएगा r²। बोलो ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, 22 से इसको हम लोग कटा देंगे 7 बार में, तो इस 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये काम करेंगे कि r² बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 बट्टा हो जाएगा 2 गुणे 2। तो r बराबर हो जाएगा 7/2 हो जाएगा ना। ठीक, अब कहता है आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन हो जाएगा गोला का 4/3 πr³ हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 और r की जगह 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7 बटा कितना जाएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 नहीं 4 और फिर 2 से 11 नहीं 22 और 11 7 77 और गुणे 7 बटा में 3, 7 7 49 का 9, 7 7 49 और 4 53 होता है ना, बटा में कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 7 21, 2 बचेगा 29, 9 3 27, 2/3 इतना cm³ इतना उत्तर दिया। देखिए ये गोला चैप्टर खत्म हो गया, ये अध्याय नंबर 17 था। उसके बाद 18 हम लोग को सांख्यिकी पढ़नी है, लेकिन 17 नंबर अध्याय के बाद आपको एक विविध प्रश्नावली का चैप्टर है। उस विविध प्रश्नावली में घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलम इत्यादि के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। तो उस क्वेश्चन को बच्चों को आप सभी को स्वयं उसको सॉल्व करना है, और उसमें जो जो नहीं बनता है उस क्वेश्चन को या तो ग्रुप में भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं तो क्वेश्चन करते हैं तो उसको वीडियो में फिर अगला दिन उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली से आपको कम से कम एक सप्ताह प्रत्येक दिन 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, जिसको हम अगले दिन वीडियो में बनाएंगे और आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, तब तक अध्याय 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ देखिएगा, सांख्यिकी एक शब्द इसमें दिया हुआ है। क्या दिया है, सांख्यिकी। तो सबसे बड़ी बात है कि सांख्यिकी का अंग्रेजी होता है स्टैटिक्स, सांख्यिकी का अंग्रेजी होता है स्टैटिक्स। तो उसमें सांख्यिकी किसे कहते हैं तो आप लोगों से बताएंगे। लड़की है उसको बुलाओ। हाँ, तो इसमें सांख्यिकी का आपको अंग्रेजी होता है स्टैटिक्स। तो उसमें हम बताएंगे कि सांख्यिकी किसे कहते हैं। तो बताते हैं कि सांख्यिकी वह विषय है जिसमें किसी पर्यवेक्षक के द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके उनका वर्गीकरण, विश्लेषण
अनुमान, शोध इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर सुनिएगा, सांख्यिकी वह विषय है जिसमें किसी पर्यवेक्षक के द्वारा, पर्यवेक्षक मीन्स होता है कोई कार्य करता है। जैसे में एक पुल का निर्माण करना है, तो पुल का निर्माण करने में होता यह है कि पुल के निर्माण करने में उसका एक डाटा तैयार होता है, उसमें कितने मजदूर लगेंगे, कितने सीमेंट लगेंगे, कितने रॉड लगेंगे, कितनी बालू लगेंगे, कितना क्या लगेंगे, तो उसका एक पर्यवेक्षक क्या करते हैं कि उसको एक आंकड़ा डाटा तैयार करते हैं और उस डाटा के अनुसार उस काम को किया जाता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई एक नया क्या करना है, कंपनी बैठानी है, या कोई एक अन्य एक विभाग का एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो उसके लिए एक आंकड़ा तैयार किया जाता है, डाटा तैयार की है, उस डाटे के अनुसार उस काम को क्या होता है, किया जाता है। तो वही आपसे बता रहे हैं कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी वह विषय है जिसमें किसी पर्यवेक्षक के द्वारा ये आंकड़ों को संग्रहित करके, मीन्स इकट्ठित करके उनका वर्गीकरण, उनका विश्लेषण, अनुमान, शोध इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ लिखे हैं, सांख्यिकी वह विषय है जिसमें किसी पर्यवेक्षक के द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके, मीन्स इकट्ठा करके उनका वर्गीकरण, विश्लेषण, शोध, अनुमान इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। और पर्यवेक्षक मतलब क्या? पर्यवेक्षक एक होता है जैसे कार्यकर्ता जो उस डाटा को तैयार करता है, डाटा प्लान को तैयार करता है, उस काम को करने के लिए क्या क्या, किस चीज की कितनी सामग्री, क्या आवश्यकता होगी, वही उसका पर्यवेक्षक होता है। ठीक है, तो वह जो प्लान तैयार करके और उस कार्य को आगे बढ़ाता है वही होता है। तो सांख्यिकी वह विषय है जिसमें किसी पर्यवेक्षक के द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके, एकत्रित करके उनका वर्गीकरण, विश्लेषण, शोध माने अनुसंधान होता है, अनुमान इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मिलेगा आपको प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा, और उसके बाद मिलेगा आपको द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक या इसका दूसरा नाम है गौण आंकड़ा। देखिए ये हो गया प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा हो गया द्वितीयक या गौण आंकड़ा। तो इसमें बताएंगे कि प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ा का अंग्रेजी होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक किया गया। तो इसमें एक होता है कि प्राथमिक आंकड़ा का अंग्रेजी होता है प्राइमरी डाटा और द्वितीयक आंकड़ा या गौण आंकड़ा का अंग्रेजी होता है सेकेंडरी डाटा। तो इसमें बताएंगे प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। तो वही आंकड़ा जिसमें किसी सत्यता का उत्तरदायित्व, वैसी आंकड़ा जो होता है प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। तो किसी पर्यवेक्षक द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके, किसी पर्यवेक्षक द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके उसका उत्तरदायित्व यदि अन्वेषक पर निर्भर करता है तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, और यदि अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है तो उसको द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं। यदि किसी आंकड़े का सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर यदि निर्भर करता है तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। और यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है तो उसको द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। अन्वेषक का मतलब क्या होता है, अनुसंधान करता, खोज करता। ठीक है, तो यदि किसी आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायित्व, यदि कोई आंकड़ा बना है, कोई प्लान बना है, कोई डाटा तैयार हुआ है तो उसके अन्वेषक और आविष्कारकर्ता पर यदि वो निर्भर करता है तो सत्यता का उत्तरदायित्व, तो उसको हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। और यदि उस सत्यता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर निर्भर नहीं करता है तो उसको क्या कहते हैं, गौण या द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफिनेशन आपको लिखा देंगे कि प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़ा किसे कहते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा जैसे हम बरामर्ता किसे कहते हैं। बरामर्ता दो प्रकार के होते हैं, या परिसर किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप देखिएगा, लिखते हैं परिसर। परिसर का अंग्रेजी होता है रेंज। परिसर का अंग्रेजी क्या होता है, रेंज। तो इसमें आपको बताएंगे परिसर किसे कहते हैं।
तो इसको बता रहे हैं कि किसी आंकड़े का उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। जैसे में आंकड़ा यहाँ लिखते हैं, 4 मान आपको हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, 25 हो गया, 40 हो गया, 70 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया इत्यादि। मान के चलो ये आंकड़ा हो गया। इस आंकड़े में सबसे बड़ा मान क्या है? 70। सबसे बड़ा मान 70 और सबसे छोटा मान क्या है? 1, है ना। यहाँ लिखेंगे परिसर, तो ये जाएगा परिसर अर्थात रेंज बराबर उच्चतम मान, तो ये जाएगा 70 माइनस न्यूनतम मान मतलब 1, इसकी कितना हो जाएगा? 79। यही परिसर हो गया। किसी आंकड़े का, ये आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े का उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक, आप परिसर को आर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। परिसर का अंग्रेजी जो रेंज होता है, रेंज का दूसरा भी शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे एक बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक चलाने के उपरांत में उसमें देखा जाता है कि इस गोली कहाँ तक जा सकती है, तो जितना अधिकतम दूरी तय कर सकती है वह उस बंदूक की रेंज हो, क्षमता हो। ठीक, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका एक एरिया है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब मिर्ग से बच्चा नहीं आता है पढ़ने के लिए, इस लोकल एरिया है, इसमें कुछ क्षेत्र है जहाँ के इस क्षेत्र के बच्चे क्या होते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं। जितने क्षेत्र के बच्चे आते हैं, जितने दूर के बच्चे आते हैं, वह इस कोचिंग का एक क्या हो गया? एरिया हो गया, एक रेंज हो गया। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिसर कहेंगे। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब परिसर किसे कहते हैं? तो किसी भी आंकड़े के सबसे उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। बोलो ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा बारंबारता। यहाँ लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता, इसका दूसरा नाम आवृत्ति भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? आवृत्ति भी होता है। प्रश्न आता है कि बारंबारता किसे कहते हैं? बारंबारता का अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति का भी अंग्रेजी फ्रीक्वेंसी होता है। तो एक बार मैट्रिक एग्जाम में हुआ था कि बच्चे एग्जाम देने गए थे और हम लोग बारंबारता ही पढ़ाए थे, वर्ग अंतराल दिए थे, बारंबारता दिए थे, बहुलक निकालना था। तो क्या किया था परीक्षा में कि वर्ग अंतराल दिया था और बारंबारता की जगह पर आवृत्ति दे दिया था और कहा बहुलक याद करें। बहुत ऐसे बच्चे थे कि उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आए कि आवृत्ति में होता क्या है हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, और कुछ लड़का क्या किया ना, उस आवृत्ति को अंदाजे बारंबारता समझ करके बना के चलाया। उस क्लास से जब रूप आया तो फोन किया, तो हम बोले कि आवृत्ति दिया था, आवृत्ति को ही बारंबारता कहते हैं। तो जो बना दिया था तो कूदने लगा खुशी में, और जो नहीं बनाया था कहा कि अल्लाह ये तो हम लोग छूट गया। तब उस साल से जब भी हम पढ़ाना शुरू किए तो क्या किए कि बारंबारता को ही आवृत्ति कहते हैं और आवृत्ति को ही बारंबारता ब्रैकेट में लिख देते हैं, ताकि बच्चों को तो कम से कम डाउट तो दूर हो जाएगा। इसी तरह प्रत्येक साल हम लोग मैट्रिक के पेपर एग्जाम के देखते हैं और प्रत्येक साल पढ़ाते हैं, तो जिसमें देखते हैं कि जो पढ़ाई से अलग हट करके जो क्वेश्चन किया हुआ, नाम बदल कर किया, तो क्यों नहीं उस नाम को हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसी पीरियड में उसको बताते चले, ताकि उन लोगों को कम से कम परीक्षा में कोई सब क्या हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। जब ऐसा करेंगे, एक एक कमी को हम लोग अपना कमी को सुधारते सुधारते आज बहुत सारी कमियां सुधार गए, जिससे बच्चे का मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे फिजिक्स में ही क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन को 5 को 7 को भाषा से पूछ देता है। एक को कोई टीचर बताएंगे तो बाकी एग्जाम में बैठ करके बच्चे सोच पड़ जाते हैं कि क्या करें, उसको हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, जबकि वो बच्चा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो इसलिए उसको जितने भी लैंग्वेज होता है ना, पूछने का उसका ढंग होता है, जितना तक हम लोगों कोशिश किए हैं, तैयारी की है, उसको क्या करते हैं बच्चों को बता देते हैं, ताकि एग्जाम में बैठेगा तो उसको कोई समस्या और दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं बारंबारता या आवृत्ति। प्रश्न आता है कि बारंबारता किसे कहते हैं? संग्रह में कोई पद जो बार बार आता है उसको हम क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। ठीक है, संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है वह उस पद को बारंबारता कहते हैं। संग्रह हो गया, मान लीजिए एक चरमान हो गया, देख रहे हैं संग्रह में, तो कोई पद जैसे कि चरमान लिख देते हैं, आगे बारंबारता लिखते हैं, देखते हैं कि 3 जो है 5 चले आया है, 2 जो है 3 बार आया है। तो कोई पद जो बार बार आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। जैसे संग्रह हो गया, मान लीजिए कल 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई एक बच्चा है जो बार बार अधिकई करता है। ठीक है, तो कितना बार अधिकई किया तो समझो कि वो भी क्या हो गया? बारंबारता हो गया।
मान के इस बच्चे पढ़ते हैं ना यहाँ पर, तो इसमें एक बच्चा जो है वो बार बार अधिकाई करता है। एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 5, मान के 6-7 बच्चे हैं, वो लड़के जो है बार बार अधिकाई करते हैं। यदि उन बच्चों का नाम नोट कर लिया जाए और उन लोगों का अधिकाई की संख्या को नोट कर दें, तो वही एक चार्ट बन जाएगा क्या, बारंबारता का। एक चरमान हो गया, एक बारंबारता हो गया। ठीक है, तो संग्रह उसी को कहते हैं संग्रह। संग्रह में होता है इकट्ठित रूप। तो जहां पर बच्चे ज्यादा हो, एक संग्रह हो गया। मेला हो गया, भीड़ भाड़ वाला जगह हो गया, वो एक संग्रह इकट्ठित रूप हो गया। खैर उसकी भी बात खत्म कर दें। यदि हम लोग एक सब्जी को देखते हैं तो इकट्ठा करके लोग रखते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, बेचते हैं, तो वो भी तो एक संग्रह हुआ। ठीक उसी तरह अनाज का एक खदान हो गया, वो भी क्या हो गया, संग्रह हो गया। ठीक, तो वही आपसे बताते हैं कि संग्रह में कोई पद जितनी बार आता है तो उस आने वाली जो पद की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। और बारंबारता को एफ से सिद्ध करते हैं। किस एफ से, छोटका एफ से। बारंबारता को किससे सिद्ध करते हैं, कि छोटका एफ से सिद्ध करते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर बड़का एफ से क्यों नहीं सिद्ध करते हैं, होगी ना बात। हाँ, तो बड़का एफ से क्यों नहीं, इस बताइए। बड़का एफ से इसलिए सूचित नहीं करते हैं कि बारंबारता होता है एक संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, तो बारंबारता से संचयी बारंबारता निकाला जाता है। तो संचयी बारंबारता का मान बारंबारता से बड़ी होती है, तो उसको क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता को बड़का एफ से सिद्ध करते हैं और बारंबारता को छोटका एफ से सिद्ध करते हैं। ठीक, इसीलिए दोनों का एक कंपेरिजन हो गया कि बारंबारता को एफ से सिद्ध करते हैं और संचयी बारंबारता को बड़का एफ से सिद्ध करते हैं। किसका, उसका भी तो वही होता है। एक नहीं होता है, बाप और बेटा दोनों तो मनुष्य है, दोनों आता नहीं है, लेकिन रिश्ता में तो दोनों का फर्क है। रिश्ता में फर्क है लेकिन दोनों इंसान है ना बात। ठीक उसी तरह ये बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों वही शब्द है। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा अंतर होता है तरीका। तो बारंबारता दिया रहेगा ना, तो हम लोग संचयी बारंबारता क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके लिए हम तरीका बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी का पहला अक्षर एफ, इसलिए बारंबारता को एफ से सिद्ध करते हैं। ठीक, और बारंबारता का ठीक बता दिए आपको, डेफिनेशन भी बता दिए, बोल का हम लिखवा देते हैं। तो अब इसके बाद से परिसर हो गया, बारंबारता हो गया। इसके बाद से अब हम लोगों को पढ़ना है कि जो आंकड़ा है, जो बारंबारता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, 2 भागों में। तो उसको बारंबारता वितरण कहते हैं। तो बारंबारता वितरण को 2 भागों में बांटा गया। तो उसको